हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे SYY एजुकेशन चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम आपके एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को आजकल आपके लिए बना रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन क्लास 9 चैप्टर नंबर 9। और इस चैप्टर में NCERT की बुक की एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम में आएंगे उनके वीडियोज आपके लिए विशेष रूप से तैयार किए जा रहे हैं। इसलिए आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपका मिस न हो और आपके एग्जाम की एक अच्छी तैयारी हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हाफ हो जाता है तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे हम। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप सब जानते हो, F इक्वल टू G(m1 m2 अपॉन r²). जब दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस r है, डिस्टेंस कितना है r, और m1 और m2 क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब डिस्टेंस r है तो ग्रेविटेशनल फोर्स F क्या होगा, G(m1 m2 अपॉन r²). अब डिस्टेंस को रिड्यूस करके हाफ कर दिया जाता है। नाउ डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू हाफ। डिस्टेंस हाफ कर दिया है यानी कि क्या हो गया है, r/2। डिस्टेंस हाफ हो गया तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, G(m1 m2 अपॉन r/2 और इसका स्क्वायर। डिस्टेंस हाफ हो गया है यहाँ पर, सेकंड टाइम में डिस्टेंस हाफ है तो अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, G(m1 m2 r²/4, 2 का स्क्वायर 4। और इसको सोल्व करेंगे। अब अपॉन में अपॉन आया तो 4 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में 4G(m1 m2 अपॉन r²। अब फर्स्ट केस में जब डिस्टेंस r था तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, G(m1 m2 अपॉन r² ये था। अब सेकंड केस में जब डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया गया है, हाफ है डिस्टेंस कितना है, हाफ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आया है, 4G(m1 m2 अपॉन r²। अब सेकंड केस में जब डिस्टेंस को हाफ कर दिया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है हमारे पास, 4G(m1 m2 अपॉन r²। अब G(m1 m2 अपॉन r², ये जब डिस्टेंस r था तब इतना फोर्स था, और अब जब डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया तो क्या हो गया, 4 टाइम्स। यानी कि डिस्टेंस को जब हम रिड्यूस कर देंगे, हाफ करेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स 4 टाइम्स से इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम कि फोर्स इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, फोर्स इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 2। Gravitational force acts on all objects in proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a light object? अब क्वेश्चन में बताया गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू m। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसका मास ज्यादा होगा और जो लाइट ऑब्जेक्ट है उसका मास कम है। अब मास का अगर हम देखते हैं तो मास के हिसाब से तो ग्रेविटेशनल फोर्स हैवी ऑब्जेक्ट का ज्यादा होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि हैवी ऑब्जेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट के कंपेयर में फास्टर क्यों नहीं गिरते हैं जमीन पर, वो उनकी जो स्पीड है वो ज्यादा क्यों नहीं होती है। इसका रीजन क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन अगेंस्ट ग्रेविटी, एक्सेलरेशन अगेंस्ट ग्रेविटी, acceleration against gravity
is constant for all objects, जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के लिए एक्सेलरेशन अगेंस्ट ग्रेविटी इज कांस्टेंट। therefore heavy objects does not fall faster, heavy objects does not fall faster, heavy objects does not fall faster than light objects, एक्सेलरेशन सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है सभी के लिए, चाहे ऑब्जेक्ट हैवी हो या लाइट हो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, देयरफॉर हैवी ऑब्जेक्ट्स डज नॉट फॉल फास्टर देन लाइट ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर लर्न कीजिए। और हमारे जो इस चैप्टर के वीडियोज हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स है, वो कंटिन्यू रहेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।